हाँ, तो पोजीशन वेक्टर का जो कल इस पे एक थ्योरम भी हमने पढ़ा था, हल्का सा थ्योरम, कि अगर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर होता है तो टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर के लिए एक थ्योरम देखा था, याद है सभी को? क्या थ्योरम था? दैट इज एक्स वेक्टर ए प्लस ऑफ वाई वेक्टर वी इक्वल टू जीरो है। तो टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर अगर है तो इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलेगा कि x भी जीरो होना चाहिए एंड y भी जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन से हमने प्रूव भी किया था। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं इसी पे करने के लिए। दिया हुआ क्वेश्चन में ये, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which vectors alpha equal to x minus of 2 times of vector a plus of vector b and beta equal to, this is given as 3 plus of 2x vector a minus of 2v vector are कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर होने के लिए निकालना है आपको, निकाल के बताइए फटाक से। कॉन्सेप्ट याद है ना कि दो कोलिनियर वेक्टर का मैथमेटिकली, जैसे अगर बोले कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है मतलब पैरेलल है, तो खटाक से मैथमेटिकल इक्वेशन याद है ना? क्या होता है मैथमेटिकल इक्वेशन? वेक्टर दैट अल्फा वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। सबको यहाँ से प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन खुद करिए। खट से मैथमेटिकल इक्वेशन होगा अल्फा वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बीटा। ये इक्वेशन को सॉल्व करिए और निकालिए एक्स का वैल्यू खटाक से। प्लस 2x क्या है, वेक्टर ए और माइनस ऑफ 2v वेक्टर। समझ में आया क्या? अब सारे कोफिशिएंट को हम एक तरफ कर लेंगे। चाहे अगर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ए और बी के बारे में क्या बोला जा रहा है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। तो जब भी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को। मतलब ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट इक्वेट करिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए, एंड यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे दैट इज कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट है सर x माइनस 2 इस तरफ, और दूसरे तरफ है लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज 3 प्लस ऑफ 2x है। सही है, कोई समस्या नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी अगर कंपेयर करेंगे तो ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू दिस इज, बोलिए, माइनस ऑफ 2 लैम्डा होगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए, लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो x माइनस ऑफ 2 टाइम्स में इधर कर देते हैं, -3 माइनस ऑफ 2x कर देते हैं। तो इस तरफ 4x आ जाएगा और -4 को इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया। कोई समस्या? तो 1/4 विल बी द आंसर। ठीक है ना, ये है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, जो पोजीशन वेक्टर जो हमने कल डिस्कस किया था, अब देखिए पोजीशन वेक्टर इज जस्ट लाइक द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर जो है ना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की तरह एक्ट करता है। तो इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला होल्ड करेगा। सेक्शन फॉर्मूला जैसे 2D में हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, याद है ना सभी को? सेक्शन फॉर्मूला इसमें भी होल्ड करता है। मतलब ये कि अगर दो पॉइंट है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए दिया है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी दिया है, तो ऐसा पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता हो तो उसका कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से निकल आएगा जैसे बाकी का निकलता था, m वेक्टर b और n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ n। दिस इज द इंटरनल डिवीजन। समझ में आ रहा है क्या? इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस है हमने बताया होगा। क्या डिफरेंस होता है सर? इसमें PA बाई PB, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस A से और उसी पॉइंट का डिस्टेंस B से m/n के इक्वल आएगा। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन अगर होगा, जैसे A और B है, ठीक है, A और B है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, एक्सटेंशन पे लाई करता है। पॉइंट Q है तो Q का डिस्टेंस A से और Q का डिस्टेंस B से, और ये अगर m/n के रेशियो सेम है
but again the point is not lying inside of AB, that is outside. तो in this case what is the coordinate of point Q? तो सर सब कुछ सेम रहता है, बस रेशियो आप निगेटिव लेके कैलकुलेट कर लो. दैट इज द टेक्निक टू कैलकुलेट, दैट इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग. रिमेंबर करने का वो तरीका है कि माइनस ले लेंगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्चुअली में. समझ में आ रहा है ना? तो बस कुछ नहीं करना है, रेशियो वही, जस्ट फील करना है कि इंटरनली ही डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है. और बस रेशियो को m/-n ले लेना है. तो इससे पॉइंट क्यू बाहर वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा. m टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस n टाइम्स ऑफ a वेक्टर अपॉन में दिस इज m-n. तो वही चीज़ अब इसमें भी, जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट है, मिड पॉइंट अगर निकालना हो इसमें, तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए. जैसे अगर मान लीजिए मिड पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो पॉइंट इसके बीच का मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अरे सिंपल, a+b/2 हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई समस्या नहीं है. ट्रायंगल से एसोसिएटेड कुछ चीज़ें याद है आप लोगों को? भाई ट्रायंगल से एसोसिएटेड कुछ कुछ बातें थी, कुछ भी याद नहीं आ रहा है? याद है? ट्रायंगल से एसोसिएटेड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ट्रायंगल से एसोसिएटेड कुछ था. जैसे पहला सेंट्रोइड, तो याद है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था? सेंट्रोइड अगर बात कर लेते हैं तो सेंट्रोइड में अगर मान लीजिए तीन वर्टेक्स है. ये वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर ए लिखने का क्या मतलब है? पोजीशन वेक्टर लिखने का ये मतलब है सर कि एक्चुअली में ये कौन सा वेक्टर है ये? सर कोई रेफरेंस पॉइंट जो होगा, ध्यान दीजिए फिर से मैं बात कर रहा हूँ सर, इसमें आप जिसको भी रेफरेंस पॉइंट लेके कैलकुलेशन कर रहे होंगे, समझिएगा ध्यान से, किसी को रेफरेंस पॉइंट लेके जहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वो वाला वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर. कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ. ये इसको ज्वाइन करेंगे इससे तो ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो दिस इज वेक्टर बी, इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो दिस इज वेक्टर सी. ये है पोजीशन वेक्टर. समझ में आ रहा है ना? तो इसमें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस? बताइए सभी लोग बताइए. अरे a प्लस क्या हो जाएगा? b+c/3. कुछ याद नहीं आ रहा है? अरे इसलिए बताया गया सब चीज़ें याद रखना है. ऐसा थोड़े कि एक जगह बता दिया तो बाकी जगह कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है. अच्छा, सेंट्रोइड के बाद और क्या क्या बात किए थे याद करिए. इनसेंटर याद है? इनसेंटर क्या होता था? इनसेंटर क्या होता है? व्हाट इज इनसेंटर? इनसेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल. याद नहीं है? पोजीशन वेक्टर ए है और पोजीशन वेक्टर बी है, पोजीशन वेक्टर सी है. तो सर इस इनसेंटर मतलब इस एंगल ए का अगर बाइसेक्टर ये है, ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका अगर बाइसेक्टर है, ये एंगल्स का बाइसेक्टर अगर हम लेते थे, याद करिए सभी लोग, तो सर ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आया करता था आई. ठीक है ना? याद है कुछ कुछ? इस साइड का लेंथ अगर बीसी साइड का लेंथ हम बोल दे ए है, इसके सामने वाला साइड का लेंथ अगर ए बी बोल दे, इसको सी बोल दे, तो ये जो इनसेंटर है मान लेते हैं डी पे कट किया, तो बी डी दैट इज डी बी अपॉन में डी सी का रेशियो क्या होता था? किस रेशियो में डिवाइड करता था? ये साइड कंटेनिंग द एंगल के रेशियो में डिवाइड करता था. मतलब सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करता है. अरे कुछ भी याद नहीं. ये साइड कंटेन कर रहा है ना, ये दिस साइड एंड दिस साइड कंटेनिंग द एंगल के उस, कुछ याद वाद नहीं है यार. नहीं याद है तो बड़ा दिक्कत होगा. चना बेचेंगे आप लोग और कुछ नहीं होगा. ठीक है ना? मूंगफली बेचने का तैयारी करिए. अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ए वेक्टर ए, बी वेक्टर बी, सी वेक्टर सी अपॉन में क्या a+b+c. ए बी सी क्या है? साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल है, याद रखिए. इन सेंटर के बाद एक और इसका भाई था एक्सेंटर. याद है एक्सेंटर? कुछ याद नहीं है. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्यों पढ़ाया गया था? एक्सेंटर 3 होते थे, हर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक एक्सेंटर आएगा. जिसके कॉरस्पॉन्डिंग लेना है बस उसमें माइनस लगा लीजिए. ए वेक्टर ए, बी वेक्टर बी और प्लस सी वेक्टर सी अपॉन में नीचे माइनस ऑफ a+b+c. एंगल ए के सामने वाला एक्सेंटर है, मतलब ये वाला एक्सेंटर है, ये दिस इज एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर
और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द आई ए। ऐसे ही एंगल बी के सामने का साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई बी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आई बी का फॉर्मूला कुछ याद नहीं आ रहा है, अरे याद आ रहा है, ए वेक्टर ए माइनस ऑफ बी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर सी अपॉन में नीचे ए माइनस बी प्लस ऑफ सी, सही बात है। और आई सी का फॉर्मूला क्या आएगा, आई सी का ए वेक्टर ए बी वेक्टर बी माइनस ऑफ सी वेक्टर सी अपॉन में, रिकॉल हो रहा है बस, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है जो पहले हम डिस्कस नहीं किए हैं, सब चीज़ें डिस्कस की गई है। थर्ड, सरकम सेंटर याद आया, सरकम सेंटर का डेफिनेशन याद आया। अरे घोट जाओ प्रभु घोट जाओ, समय नहीं मिलेगा बाद में, इतनी सारी कुछ हो जाएगी ना, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, किसको पढ़े किसको छोड़े। वो डायलॉग सुने ना दबंग मूवी का, वही सब याद आने लग जाएगा। ए बी सी है, सरकम सेंटर क्या होता था, पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ठीक है, रट लीजिए सब चीज़ें। ऐसे यही होता था सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का खास प्रॉपर्टी क्या होता है सर, वो सब प्रॉपर्टीज, हाँ वर्टिसेस से सारे डिस्टेंसेस सेम होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे, ये ओ है, ओ ए, ये सब सारे बराबर होते थे, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर, कैपिटल आर का फॉर्मूला याद है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा हुआ करता था, नहीं याद है, अरे बहुत बढ़िया, तब मस्त चकाचक। सर इसका फॉर्मूला, सरकम सेंटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, रेशियो अगर याद हो तो याद करिए, भयंकर सा फॉर्मूला होता था, साइन 2a आता था इसमें, अरे इससे करके आएगा देवता लोग, क्या आएगा, साइन ऑफ 2a वेक्टर ए साइन ऑफ 2b वेक्टर बी और फिर प्लस साइन ऑफ 2c वेक्टर सी अपॉन नीचे वही साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस, बस फॉर्मूला याद रखना है, काम ये कभी नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ ही लिया तो क्या करेंगे, फॉर्मूला ही पूछ लिया तो क्या करेंगे। आप लोग का जिस तरीके का एग्ज़ाम में फॉर्मूला ही पूछता है वो ज़्यादातर केस में, ठीक है, तो याद रखने में क्या बुराई है, बस एक बार देखते रहेंगे, डेली लिखा करिए, फॉर्मूला का गेम है भाई। आप लोगों को बहुत से ज़्यादा फॉर्मूला रिजल्ट सब याद रखना है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ये सब छोटे छोटे एग्ज़ाम को निकालने में और मेहनत ज़्यादा है, कारण ये क्योंकि मैक्सिमम लोग घोट लेते हैं चीज़ों को, तो आप अगर उनको सरपास करना है तो पहले तो वो जितना घोटे वो तो आप भी घोट जाइए, ठीक है, बाकी वो दिमाग लगा नहीं पाएगा, तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेंगे तो आप उससे आगे निकल जाएंगे, ख़त्म कहानी। ऑर्थो सेंटर अगर बात करते हैं तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, तो ये एल्टीट्यूड ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाले, ये एल्टीट्यूड है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, सर ये एल्टीट्यूड आ गया, 3 एल्टीट्यूड का कनकरेंसी वाला जो पॉइंट होता है ये एच होता है। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला याद है, नहीं सर ये, हाँ tan a आता था बस, tan ऑफ a वेक्टर a, फिर tan ऑफ b वेक्टर b, फिर सर tan ऑफ c वेक्टर c अपॉन नीचे tan a प्लस tan b, अरे सब फॉर्मूला वही है ना, 2D में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला यही रहेगा, उसमें 2 कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा x और y, बाकी फॉर्मेट तो वही रहेगा ना ऑर्थो सेंटर। और क्या होता था, हो गए सारे सेंटर वेंटर, कुछ रिजल्ट वगैरह इस पे, कुछ इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट बताया था याद है, ONGC याद है, अरे ONGC याद है, ONGC नाम का चीज़ एक चीज़ बताया था रट घोटने के लिए, क्या था ये ONGC, सर एक कंपनी है जो तेल का एक्सट्रैक्शन करती है? पता है ONGC कंपनी के बारे में सभी लोगों को, बहुत बड़ा PSU है ये ONGC, हाँ ओ है ये, ओ मतलब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है ये ऑर्थो सेंटर, दिस इज द सेंट्रोइड एंड दिस इज सी इज व्हाट, सरकम सेंटर, डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता था सर, 2:1, centroid divides line joining the ortho-center and circum-center in the ratio of 2:1, and 9 पॉइंट सेंटर होता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, वो भूल जाइए क्या होता है, आपको बस इतना याद रखना है। तो इसमें से सर अगर कोई भी 2 निकल जाए
ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और कुछ भी निकल जाए, सबसे आसान किसको होता है निकालना? सेंट्रोइड। तो अब मान लीजिए सरकम सेंटर कुछ निकल के आ गया, तो ऑर्थो सेंटर नहीं निकाल लेंगे? और निकाल लेंगे देवता। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ कि एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए का दिया पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है, तो ठीक है। एंड origin इज द सरकम सेंटर, एंड origin इज द सरकम सेंटर, ठीक है। देन फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन वेक्टर पीवी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर। निकाल के बताइए फटाक से सभी लोग क्या आएगा। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। दे दिया आंसर, लग हो गया, गुड, हो गया, बड़ी बढ़िया, सबका हो गया ना। अब यहाँ पे क्या है सबसे आसान, क्या होता है निकालना बताइए? सबसे आसान सर, सबसे आसान होता है जी, सेंट्रोइड निकालना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। और सर ऑर्थो सेंटर तो हमें निकालना है, मान लेते ऑर्थो सेंटर h का पोजीशन वेक्टर h वेक्टर है। सर ये ऑरिजिन रेफरेंस पॉइंट जो ऑरिजिन है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सर, वो आपका कौन है? सरकम सेंटर है। और हम जानते हैं ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये इधर गया, ये इधर गया। तो सर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला h वेक्टर बाई 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3। 3 से 3 फैल गया, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ गया? h इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ गया। कोई समस्या है क्या? तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, दैट एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। कितना बढ़िया टूल है, अभी समझ में आएगा कि यार रिकॉल दैट थ्योरम्स ऑफ क्लास 9th, उस सारे थ्योरम को एक एक लाइन में ये प्रूव करेगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू उससे कॉन्सेप्ट बनेगा आप लोग का कि हाउ टू यूज ए वेक्टर। वेक्टर इज ए टूल, मैथमेटिकल टूल। मिड पॉइंट थ्योरम 9th में होता है, याद है क्या सभी को? अरे याद है कि नहीं याद है? मिड पॉइंट थ्योरम नाम का कुछ चीज़ होता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 10th में भी प्रूव करवाया जाता है थेल्स थ्योरम के हेल्प से। और एक मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे भी है, क्यों लगन होता है कि नहीं? हम इसको अब वेक्टर से प्रूव करेंगे, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं भाई, अब हम कुछ टूल्स वगैरह नया नया सीखे हैं। ए बी और सी है, तो देखिए वेक्टर को यूज़ करना हो तो सबसे पहला चीज़ किसी को रेफरेंस बनाया करिए। तो रेफरेंस पॉइंट बेहतर ये होगा, किसी एक पॉइंट को ही बना लीजिए इसमें से, इसको हम रेफरेंस बना दे रहे हैं। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज रेफरेंस, मतलब पॉइंट ए इज रेफरेंस। और इसी के हेल्प से इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं बी वेक्टर है, और इस सी का मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर सी है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि इसका अगर मिड पॉइंट ले और इसका मिड पॉइंट ले, तो इस दोनों को ज्वाइन करे तो सर ये डी है मान लेते हैं और ये ई है। तो डी ई क्या होता है पहले ये बताइए। इसमें दो बातें आती है मिड पॉइंट थ्योरम में। सर पहला चीज़ ये होता है, प्रूव दैट डी इज पैरेलल विथ बी सी। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, क्या होता है, एक चीज़ और होता है इसमें सर, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होता है। डी का लेंथ बी सी का आधा होता है कि नहीं? तो अब हम वेक्टर के हेल्प से कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए बहुत मज़ा आने वाला अभी, एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। सर हम इसको रेफरेंस बोल दें, मतलब ऑरिजिन है। तो ये बताइए पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते देवता लोग? सर ये ना निकाल पाएंगे, मिड पॉइंट है तो b/2 हो जाएगा। सर ई का पोजीशन वेक्टर निकल आएगा, सर c/2 हो जाएगा, सही है। अब ये बताइए डी वेक्टर क्या हो जाएगा? डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, अभी मैं लिख रहा हूँ बाद में नहीं लिखूंगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, सही है। अभी मैं सब कुछ लिख के बताऊंगा, बाद में ये सब कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। सी माइनस बी वेक्टर हो गया। अब ये बताइए कि सर बी सी वेक्टर क्या है? बी सी वेक्टर सर सी माइनस बी वेक्टर है। अरे हाँ कि ना बोलिए। अब यहाँ पे ये कॉमन सेंस है, इतना तो समझ में आ गया कि सर डी वेक्टर इज व्हाट, 1/2 टाइम्स ऑफ सी माइनस बी वेक्टर, एंड सी माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट बी सी वेक्टर। तो इसका मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। तो ये तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 1/2 को अगर लैम्डा बोल दे, स्केलर का मल्टीपल है, तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी सी वेक्टर।
तो सीधा सीधा यहीं से समझ में आ रहा है पहला बात कि डी इज पैरेलल विथ, क्या समझ में आ रहा है? अरे डी इज पैरेलल विथ बी सी, है कि नहीं है? ये है, दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उसका सपोर्ट लाइन भी पैरेलल होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सर डी इज ऑल्सो पैरेलल विथ, डी इज ऑल्सो पैरेलल विथ बी सी। कोई समस्या? नॉट। नाउ सेकंड इज मैग्नीट्यूड। आई एम कंपेयरिंग द लेंथ। तो लेंथ का कंपेयर करना है तो सर मॉड ले लीजिए। तो मॉड ले लेंगे, डी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1/2 स्केलर है, बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज 1/2 बी सी वैक्टर का मॉड। तो लेंथ, तो दिस इज डी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बी सी। एक लाइन में हो गया कि नहीं? इतना खैर मैं लिख रहा हूँ, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो वेक्टर देखिए कितना आसानी से एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया चीज़ों को, 2 लाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो बहुत शानदार टूल है ये। अभी तो चीज़ें बहुत इससे प्रूव होता है, कई सारी चीज़ें इससे समझ में आएगा, है कि नहीं? जैसे एज फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? ऑल द कोई भी, जैसे मेडियंस आर कनकरेंट होते हैं कि नहीं? मेडियंस आर कनकरेंट, अगर ये हमें शो करना हो, चाहे प्रूव करना हो, अभी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए सब चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी और कोई पर्पस नहीं है। तो मेडियंस कनकरेंट होते हैं तो देखिए वेक्टर, हाउ वेक्टर इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग एंड प्रूविंग दैट थ्योरम्स इन वेरी इजी मैनर। हम वो चीज़ देख रहे हैं, अभी टूल समझ रहे हैं, हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। वेक्टर ए किसी को रेफरेंस पॉइंट अगर मान लें, जैसे किसी को भी मान लें, जिसको मानना है उसको मान लीजिए, ए को ही मान लेते हैं, चाहे नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे इसको पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कहीं होगा रेफरेंस पॉइंट, ओ इधर है, उसके रेस्पेक्ट में ए का, बी का, सी का, सबका लिख लिया ऐसे करके, ठीक है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि मेडियंस कनकरेंट होते हैं। तो सर एक मेडियन का मतलब ये हो गया, ठीक है? 2 लाइन तो सर कहीं भी काट देगा, 2 लाइन तो काटेगा ही नहीं कहीं ना कहीं। अब इतना तो पता ही है कि ये जो पॉइंट है बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा। अरे बी सी का मिड पॉइंट ये तो निकाल सकते हैं कि नहीं? बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ में? और सर इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? इधर से, यहाँ से ये डी है, ये ई बोल देते हैं, दिस इज ए प्लस सी बाई 2। समझ में आ रहा है ना? दिस इज ए प्लस सी बाई 2। अच्छा, अगर हम इस दोनों को सॉल्व कर लें, ए डी को और बी ई को अगर सॉल्व कर ले, सॉल्व करके अगर इस पॉइंट को निकाल ले जी को, तो काम हो जाएगा। चाहे किसी एक पार्टिकुलर रेशियो में अगर डिवाइड करता हुआ दिखा दे, उससे भी काम बन जाएगा। चाहे ऐसे भी शो कर सकते हैं हम चीज़ों को। इतना तो पता ही होता है कि ये जो रेशियो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मान लेते हैं, जैसे अभी इसको भी प्रूव किया जाता है, वेक्टर के हेल्प से ये भी प्रूव हो सकता है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वो हम जब वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करना भी सीखेंगे तो फिर बताएंगे। तो ये इधर से इसको इधर ले ले और इसको इधर ले ले, तो इस जी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? बताइए, जी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? जी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? सर जी का कोऑर्डिनेट ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ जाएगा ना। और यहाँ से भी अगर रेशियो हम वही ले लें, ये 2:1 का ही रेशियो अगर इधर से भी कंसीडर कर ले, इधर से भी, तो वही फिर से रेशियो आ जाएगा। और यहाँ से एक लाइन अगर गुजारे, इसको ध्यान दीजिए, एक लाइन अगर इसको गुजारे और इसका भी रेशियो 2:1 ले ले, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें ए प्लस बी बाई 2 मिल जाएगा। तो इसका यही मतलब है कि ये जो एनी लाइन विच इज एनी थर्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू जी सी एंड दैट इज कटिंग द ए बी एट सम पॉइंट एफ, एंड दैट इज एफ इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब वो सी एफ इज ऑल्सो द मेडियन, सी एफ भी उसका मेडियन है। कहने का दो तो मेडियन पहले से ही थे, और तीसरा लाइन जो जीसी से पास कर रहा है वो भी मेडियन ही है। इसका मतलब ऑल द मेडियंस आर कनकरेंट। 2 लाइन तो कहीं भी काट सकता है, लेकिन तीसरा लाइन भी अगर उसी से पास कर रहा है और वो लाइन मेडियन ही है, इसका मतलब ऑल द मेडियंस आर कनकरेंट। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बताए। अब हम देखेंगे कि वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसका बहुत एप्लीकेशन है, और भी जैसे अच्छा पैरेललोग्राम में दिखाते हैं एक चीज़ एप्लीकेशन। पैरेललोग्राम में
क्या होता है, कुछ कुछ रिजल्ट वगैरह याद है, थोड़ा छोटा मोटा चीज़ सब? क्या रिजल्ट होता है पैरेललोग्राम में? बचपन में पढ़े हो कुछ भी, एनी काइंड ऑफ रिजल्ट आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, ये एक रिजल्ट होता है कि शायद डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे कुछ होता है क्या? बाइसेक्ट करता है, उसको भी प्रूव कर सकते हैं हम इसके हेल्प से। देखिए यहाँ से अगर समझना हो तो सर इसको रेफरेंस पॉइंट अगर ले ले, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर बी है, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, कहीं भी कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं ये ए डी वेक्टर को बोल देते हैं दिस इज पोजीशन वेक्टर डी, और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या इसका रिजल्टेंट, इतना तो पता ही होगा। अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, दिस दोनों का रिजल्टेंट बी प्लस डी वेक्टर होगा ना। तो मतलब बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर बी प्लस डी है, और ए खुद रेफरेंस पॉइंट था, है कि नहीं। इसका अगर मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा सर, ये बी प्लस डी बाई टू आएगा, और इससे भी मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर जो डायगोनल आपस में कहाँ पे कट कर रहा है, आपस में कट नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही आ रहा है दोनों तरफ से। अगर बाइसेक्ट नहीं करता तो दोनों से सेम क्यों आता, सेम आता ही नहीं ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, तो इसलिए वेक्टर से चीज़ें दिखती है आसानी से, एक एक लाइन में दिखता है। अच्छा, और भी थ्योरम वोरम होता है इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें होती है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन होता है वो तीसरे उसके पैरेलल हो जाता है, होता है कि नहीं, पता नहीं, ये तो ट्रायंगल से ही आ जाता है। खैर, अरे ये वाला जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो लाइन बनेगा, क्या ये लाइन आएगा कि नहीं इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ही तो आता है, यहीं से ये यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, आधा भी हो जाएगा, आधा भी तो होगा कि नहीं होगा, आ जाएगा, वो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही आ जाता है। खैर, आधा नहीं होगा, इसमें दोनों मिल के शायद वो हो जाएगा, क्या नहीं, दोनों मिल के वो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, बराबर लेंथ आएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रूव करना हो तो इसका, हाँ, किसका वेक्टर, इस रेड वाली लाइन का, अच्छा उसका कुछ नाम रख देते ना, क्या नाम रख देते बताइए, कुछ ई एफ रख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो निकालिए ना ई का पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सर, डी बाई टू हो जाएगा, और एफ का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा जी, बी प्लस डी बाई टू हो जाएगा। तो ई एफ वैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों घटा लीजिए, तो घटा लेंगे तो डी बाई टू फैल जाएगा, वेक्टर बी आ जाएगा। ऐसे ही तो डायरेक्ट भी दिख रहा था, तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर ही है, तो बराबर ही है, तो कोलिनियर वेक्टर तो हो तो गए, एक ही लाइन में दिख रहा है, पैरेलल है, और उसका लेंथ भी बराबर है, सही बात है कि नहीं। तो ये सब अरे मिड पॉइंट है ना इसका ये, अरे मिड पॉइंट है तो क्या होगा, मिड पॉइंट है तो सर बी प्लस सी, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर बी प्लस डी बाई टू, तो यही नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, देख लीजिए आराम से सोच लीजिए पहले, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। अच्छा, लाइन का वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो अब देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं फिर हम लोग। देखिए, कभी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए, इक्वेशन लिखने का क्या मतलब होता है, पहले उस मतलब को क्लियर करना जरूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग टू राइट ए इक्वेशन। लेट सपोज दैट एक लाइन ये है, इस लाइन पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए गिवन है, ठीक है,
और इस वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर बी है, ठीक है। तो और एक वेरिएबल पॉइंट पी है, समझिएगा यहाँ ध्यान से, वेरिएबल पॉइंट पी है। तो हम ये बोल रहे हैं पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट पी आर को हमें रिलेट करना है, ए कैसे भी करके रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। हाउ टू रिलेट, दैट इज इम्पोर्टेंट हेयर। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसको अगर हम इससे ज्वाइन कर दें तो सर ये पोजीशन वेक्टर यही है, पॉइंट पी इज ए वेरिएबल पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो सर ये इसको आप ज्वाइन कर दो इससे, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, वो है, और ये वाला पोजीशन वेक्टर ये इसके बराबर हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति और विपत्ति की बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें अगर बात करते हैं तो ये वाला जो वेक्टर है पी ए वेक्टर, ध्यान दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले ये बताइए पी ए वेक्टर जो होगा, पी ए वेक्टर इज कोलिनियर विथ वेक्टर बी, है कि नहीं है? वेक्टर बी के कोलिनियर है, ठीक है। पी ए वेक्टर इज कोलिनियर विथ वेक्टर बी। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब पी ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, पैरेलल था तो ऐसा होगा। पी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सर, हमें बताइए। पी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? पी, अच्छा ए पी वेक्टर लिखना चाहिए हमें, ज़्यादा सही रहता। ए पी वेक्टर चाहे एक ही बात है, कोलिनियर ही है, लेकिन दिखने में थोड़ा सही लगेगा। ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, तो इसको लिख सकते हैं सर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दैट इज आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इक्वल टू दिस इज व्हाट, ए प्लस ऑफ लैम्डा वेक्टर बी। तो कभी भी किसी, यही है, दिस इज द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब इसमें देखिए करना क्या है, कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिए। इसमें जब हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे लिखे हैं तो आर तो वेरिएबल पॉइंट मिलेगा। ए क्या था, ए क्या था? ए इज ए गिवन पॉइंट, ए इज, दिस इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पे क्या है, ये बी क्या है, व्हाट इज बी? बी वेक्टर क्या है? वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, एनी पैरेलल वेक्टर, एनी पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। मतलब क्या समझ में आया यहाँ से, कि कभी भी किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो हमें सिर्फ दो चीज़ों का तलाश करना है, उस पे एक पॉइंट मिल जाए और उस पे हमें एक पैरेलल वेक्टर मिल जाए, कहानी खत्म हो जाएगा। वहीं से इक्वेशन हम लिख देंगे, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अलग अलग लैम्डा के लिए हमें अलग अलग पॉइंट मिलता जाएगा। अब लैम्डा का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो पॉइंट ए खुद मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 1 रख देते हैं तो ए प्लस बी वेक्टर कुछ मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यही होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यही लिखने का इसका तरीका है, और कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। लेट सपोज दैट एक लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5। तो ये आई जे के समझ रहे हैं ना, इतना तो समझ में तो आता ही होगा, बच्चे तो है नहीं। अब जैसे दोनों घटा लेंगे तो क्या इसका वेक्टर इक्वेशन हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो सर पहले हमें ए पॉइंट है, ए भी एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, नॉट ए वेक्टर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो दोनों घटाएंगे तो सर ए भी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर निकल जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2i कैप, और प्लस 4 - 2 2j कैप, 5 - 3 से 2k कैप। कोई समस्या नहीं है। तो इसमें से 2 हटा ले तो कोई परेशानी है? चलिए वो तो खैर कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस लाइन का अगर इक्वेशन अगर लिखना हो तो क्या इक्वेशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन ए बी, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? किसी भी एक पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसका चाहे इसका। तो सर ये हो जाएगा i + 2j प्लस ऑफ 3k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज 2i कैप प्लस ऑफ 2j कैप एंड प्लस ऑफ दिस इज व्हाट 2k कैप। एनी डाउट इज देयर? 2 एंड 2 अगर बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा सर i कैप प्लस ऑफ 2j प्लस ऑफ 3k कैप एंड सर दिस इज 2। अगर लैम्डा में अगर फिर से लिख दे ऐसे लैम्डा टाइम्स ऑफ i सर, तो आपको टेंशन आ गया होगा कि ये क्या लिख दिया। अरे वो स्केलर है, स्केलर में चला गया, वो भूल जाइए, कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ रहा है? लैम्डा डैश बोल देते हैं, म्यू बोल दें, टी बोल दें, दैट इज अ पैरामीटर टू रिप्रेजेंट द थिंग। तो इससे क्या तात्पर्य है, समझ में आ रहा है ना?
दिस इज ए पैरेलल वेक्टर एंड दिस इज द पॉइंट। ओके, तो कभी भी लाइन क्या तो बी यूज्ड हेयर, दिस इज 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप प्लस ऑफ 5k कैप, तो कोई बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं है, दैट इज सेम थिंग, लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस ऑफ k कैप। ओके, तो इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये सब इस देखिए, ये जो लैम्डा है ना, इसके ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ये सबको संभाल लेगा, अपने आप में सब समेट के बैठा है वो, समझ में आ रहा है ना। अलग अलग लैम्डा रखते जाएंगे तो अलग अलग पॉइंट हमें मिलेगा, वहाँ पे कुछ अलग, ठीक है। ओके क्लियर, अभी भी किसी को कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत दर्द होगा। अच्छा, अब जैसे हम यही चीज़ बोलने वाले थे कि प्रूव करने वाले थे कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। अभी आज तक तो प्रूव किए नहीं होंगे किसी भी तरीके से, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में, चाहे क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री यूज़ होता है इसमें, होता है ज्योमेट्री से भी प्रूव सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर, लेकिन बट यूजिंग द वेक्टर वी कैन सॉल्व इट इन ए वेरी इजी मैनर। जैसे ये को रेफरेंस पॉइंट मान ले, चाहे ना भी माने, ए को मान लेते हैं, मान लिया करिए, उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ए को रेफरेंस पॉइंट मान ले, मतलब दिस इज जस्ट लाइक ओरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर बी है, इसके रेस्पेक्ट में सर ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये सी है। तो अगर ये मीडियन है इसका, समझिएगा ध्यान से, पॉइंट डी है, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए सर, बी प्लस सी बाई 2 होगा कि नहीं। तो एक और मीडियन कंसीडर करना होगा, ये मीडियन कंसीडर कर लेते हैं तभी तो सेंट्रॉइड आएगा। तो सर ये ई है, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताइए, c/2, सच्ची बात। सर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट निकालना, अब हमें कैसे भी करके, तो जी किसका इंटरसेक्शन है बताइए। अभी हम यहाँ क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट सेंट्रॉइड, इससे सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो ऑफ 2:1। तो हम यही करने वाले हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं सभी लोग मिलके चकाचक, इसमें कोई परेशानी समस्या जैसी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, मज़ा आएगा अभी। तो सर सबसे पहले हम ना ए डी का इक्वेशन लिखेंगे, ए डी का, तो ए डी का वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। रेफरेंस पॉइंट इस पे एक पॉइंट है, तो सर वेक्टर आर इक्वल टू रेफरेंस पॉइंट दिस इज जीरो वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर इज इट सेल्फ ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर इज नथिंग बट सर बी प्लस सी बाई 2। ओके, नाउ बी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे सर। तो बी लाइन का इक्वेशन वेक्टर आर इज इक्वल टू सर एनी पॉइंट ऑन द लाइन बी, दैट सिंपल पॉइंट इज बी, पोजिशन वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए पैरेलल वेक्टर along BE, पैरेलल वेक्टर along B that is c/2 माइनस ऑफ वेक्टर B। ओके क्लियर है। अब दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा, अरे G का मिलेगा ना। दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो सर ऐसा लैम्डा और म्यू हमें चाहिए जहाँ पे दोनों बराबर आ जाए। तो सर फॉर जी के लिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दोनों को बराबर कर दीजिए। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सी बाई 2 माइनस ऑफ वेक्टर बी। ओके फाइन। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये ध्यान दीजिए कि बी एंड सी क्या थे, कोलिनियर वेक्टर है कि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। वेक्टर बी एंड वेक्टर बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो हम डायरेक्ट कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोफिशिएंट इक्वेट कराएंगे वेक्टर बी का, तो सर यहाँ से लैम्डा बाई 2 और इस तरफ आएगा 1 और माइनस म्यू आ जाएगा, सही बात है। और नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर सी, यहाँ से आएगा लैम्डा बाई 2 और इस तरफ क्या आएगा बताइए सी म्यू बाई 2 आएगा ना, अरे हाँ कि ना, म्यू बाई 2 आएगा। तो ये और ये फैल गया सर, लैम्डा इक्वल टू म्यू आ गया। तो ऐसा करते हैं ना, हम लैम्डा निकाल लेते हैं, तो म्यू का वैल्यू यहाँ रख दीजिए यहाँ पे। तो लैम्डा बाई 2
is equal to 1 minus of lambda. This is 3 lambda by 2 equal to 1. Then lambda is equal to nothing but 2 by 3. Okay, fine. अब lambda का वैल्यू 2 by 3 अगर कहाँ पे रख देंगे, इस वाले में, तो lambda का वैल्यू 2 by 3 किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आया है सर? वो g के लिए आया है। हाँ, तो सर g का पोजीशन वेक्टर क्या मिल जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू 2 by 3 एंड क्या था, ये क्या था जी? b प्लस सी बाई 3, बी प्लस सी बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया क्या? b प्लस सी बाई 3 आ गया ना, सही है। तो b प्लस सी बाई 3 आ गया, g का कोऑर्डिनेट b प्लस सी बाई 3। अब सोचिए ये b प्लस सी बाई 3 कब आता? तो क्या ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम कि सर ये g किस रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, कर रहा है इसको? तो मान लेते हैं सर लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, बताइए यहाँ पे। अरे लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ b प्लस सी बाई 2 एंड प्लस क्या है ऊपर क्या है 1 इंटू 0 बाई लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 3। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू नहीं निकल आएगा, b का कोफिशिएंट इक्वेट करा लीजिए दोनों तरफ, तो सर लैम्डा बाई 2 टाइम्स ऑफ दिस इज लैम्डा प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस ऑफ 1, 2 लैम्डा प्लस ऑफ 2, तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया। मतलब क्या आ गया? रेशियो क्या आ गया? रेशियो 2:1 आया कि नहीं? आ गया। तो कैसे सॉल्व किया जाता है वेक्टर इक्वेशन? पहले ये इससे सीखना क्या था? इससे सीखना ये नहीं था कि ये प्रूफ कैसे किया जाता है, आप लोगों को क्या सीखना था कि हाउ टू सॉल्व द वेक्टर इक्वेशन। सॉल्व करके हमें क्या देगा, मतलब लैम्डा और म्यू का ऐसा यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट जरूर करेगा अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, जहाँ पे सर वो पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू दोनों को सॉल्व करके निकाल लिए, लैम्डा का वैल्यू आ गया तो जी का पोजीशन वेक्टर आ गया, कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, लाइन जो होता है, अब इसमें थोड़ा सा फील करिएगा आप लोग, अब इसमें हम दिखा नहीं सकते, इसमें आप लोग खुद फील करना पड़ेगा कितने प्रकार के लाइन होते हैं इन स्पेस। अगर बात करें जैसे लाइन या तो पैरेलल होंगे या तो इन स्पेस बात कर रहा हूँ, नॉट इन ए प्लेन। लाइन्स इन स्पेस अगर बात करें तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लाइन कैन बी पॉसिबल, पहले हमें ये बताइए सभी लोग। दो लाइन या तो क्या होंगे, अरे दो लाइन या तो पैरेलल होंगे, क्या होगा, या तो दो लाइन आपस में काट भी सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या तो लाइन कोइंसिडेंट होगा दो लाइन, या लाइन ऐसा भी हो सकता है कि नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन्स है, ये ऐसा हो सकता है। सोचिए पहले हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल, ये है लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये कोइंसिडेंट लाइन्स है, हम ये हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि लाइन्स आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। मैं अभी इसको दिखाऊंगा आप लोगों को, इंटरनेट से दिखाऊंगा। नॉर पैरेलल स्क्यू लाइन बोलते हैं इसको, दीज आर कॉल्ड द स्क्यू लाइन्स। जो ऐसे लाइन्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइन्स, दीज आर कॉल्ड द स्क्यू लाइन्स, ठीक है ना। ये कैसा होगा लाइन, सर ये लाइन्स होते हैं दो अलग अलग प्लेन में, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं यहीं पे फील करा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये एक मैं 3D डायग्राम बनाता हूँ पहले, शायद इसमें दिख जाएगा आप लोगों को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें स्क्यू लाइन बता सकते हैं कौन कौन सा होगा स्क्यू लाइन, जो ना ही कट कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए, जिसको हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं उस लाइन के बारे में सोचिएगा,
ये लाइन एक लीजिए, ठीक है, और एक ये वाला लाइन लीजिए। पैरेलल है ये दोनों लाइन, पहले बताइए। ये दोनों काट रहे हैं, इसकी ऐसे लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। दीज आर द स्क्यू लाइंस। इस टाइप के लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है, ओके। तो भैया स्क्यू लाइंस होंगे तो ना ही पैरेलल होगा ना ही इंटरसेक्टिंग होगा। तो अभी हम सॉल्व वॉल्व करके पता कैसे करेंगे कि स्क्यू लाइंस है, अभी बहुत टेक्निक है। खैर अब ये सब हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, बात करेंगे स्क्यू लाइंस के ऊपर, इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर, कई सारे बातें करेंगे धीरे धीरे, एप्लीकेशंस हम देखते जाए। हाँ जी।